जब आंदोलन शुरू हुआ तो समाज ने विश्वास पाने के लिए ये कहा कि जिस प्रकार पिछला आंदोलन बंद कर दिया गया या छोटे से लाभ के लिए आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्या इस बार ये आंदोलन उस तरह तो नहीं होगा। तो हमने तब से शुरू से लेके आज तक यही कहते आए, ये आंदोलन पिछले आंदोलन की तरह खत्म नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन कोई संशोधन लेकर नहीं आएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य बीटी एक्ट रद्द कराना है। जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में चलता रहेगा। समाज को ये विश्वास दिलाया गया और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए समाज ने जिस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट किया, सहयोग दिया, उन्होंने हर एक तरह से सहयोग करके इस आंदोलन की ताकत को मजबूत किया हर रोज। और आंदोलन का परिणाम यह आया कि देश भर में आंदोलन खड़ा हो गया। हालात आज अभी ऐसे बने जो आप देख रहे 3-4 दिन से लगातार बोधगया से आंदोलन की जो अपडेट है देश में जा रही है, वो अपडेट आंदोलन को लेके समाज में एक शंका पैदा करने लगे कि आंदोलन का अब क्या होगा। और कल तो हद हो गई जब ये निर्णय आया मीडिया के सामने और समाज ने, बौद्ध उपासकों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करी। कहने लगे क्या आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन बंद कर दिया गया। तो जो रोष हमने देखा, जो विरोध देखा, हमने कहा आंदोलन स्थगित नहीं किया गया है। यह निर्णय किसने लिया, किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, हमें यह मालूम भी नहीं है। प्रशासन केवल यह कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सभी ऑर्गेनाइजेशन ने देश के साथ खड़े होने का वादा किया। हमने भी कहा हम देश के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, हम अपने सेना के साथ है, जवानों के साथ है। पर हम गया प्रशासन से ये सवाल और पूछेंगे कि गया में पूरे देश से बुद्ध पूर्णिमा मनाने का आयोजन किया जा रहा 12 मई को, और 12 मई के प्रोग्राम की जो कॉल है वो धरना स्थल से दी गई। और देश भर के बौद्ध समाज, बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु 11 तारीख को ही 12 तारीख तक लाखों की संख्या में बोधगया पहुंच जाएंगे। प्रशासन कहता है कि धरना स्थल से ही सुरक्षा को कहीं ना कहीं बाधा हो रही है, देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। धरना स्थल से केवल 3 किलोमीटर दूर पर ही कालचक्र मैदान है, जहां बीटीएमसी द्वारा हजारों लोगों का प्रोग्राम किया जाता है। हमने प्रशासन से कहा कि क्या प्रशासन को जो हजारों लोग बीटीएमसी में प्रोग्राम करने आ रहे हैं, क्या उनसे देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं है? जब धरना स्थल से नुकसान है तो कालचक्र मैदान में जो बीटीएमसी द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है उससे नुकसान नहीं है। यह प्रशासन की मिली भगत थी। प्रशासन नहीं चाहता कि जो देश भर से बौद्ध उपासक, बौद्ध भिक्षु आ रहा है बोधगया में, वो जयंती के साथ साथ धरना स्थल को समर्थन देने आ रहा है। वो जयंती मनाने के साथ साथ जो हमने कॉल दी थी कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा मनानी है बोधगया में, तो बोधगया में बुद्ध जयंती मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, उसी के साथ साथ धरना स्थल को मजबूत करना, एक ताकत मिलनी है। और ये बड़ा निर्णय होने वाला था धरना स्थल से कि पूरे देश में एक बड़ा माहौल, एक बड़ी नेतृत्व के साथ ये आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा था। प्रशासन को लगा ये लाखों लोग धरना स्थल पे, हमारा वो वादा पूरा होने वाला था कि हमने प्रशासन से कहा था कि तुम्हारे रजिस्टर में हजारों लोगों की संख्या काउंट जो अभी तक हुई है वो लाखों काउंट होने वाली है।
इसलिए सरकार ने, प्रशासन ने मिलकर हमारी जो हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा जी, उनके साथ बैठक करके ये रातों रात ये धरना स्थल स्थगित करा दिया गया। और बाकायदा लामा जी ने, बनते प्रज्ञाशील ने, बनते सुनीत पाल ने और 2 लोग आदियों ने मिलकर डीएम को दे दिया लेटर कि हम ये धरना उठा रहे हैं, ये स्थगित कर रहे हैं। जबकि ना तो हमसे पूछा गया, बनते कर्णशील राहुल जी जो करीब 2 महीने से अपने 200 से ज्यादा श्रावणियों को लेकर धरने पे बैठे हैं और धरना बनाया जो उजड़ा हुआ था, जहां खाने की, रहने की, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, वो सभी व्यवस्था दुरुस्त व्यवस्था हुई। ये शंका पहले दिखाई देने लगी थी कि धरना कमजोर हो रहा है, तो भंते जी ने जब कमजोरी देखी, धरना कमजोर हो रहा है, उसे मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारे इंतजाम किए गए। ये बात हो सकता है कि हमें अंदरूनी पता नहीं लग रही थी कि ये बात जो है बनते प्रज्ञाशील को, आकाश लामा को पच नहीं रही थी कि धरना मजबूत हो। तो 25 मार्च से ही खुशखबरी आने वाली थी दिल्ली से, वो खुशखबरी नहीं आई। फिर दूसरी खुशखबरी अब ये आ गई देश के सामने, बौद्धों के सामने, कि रातों रात प्रशासन के साथ मिलके आकाश लामा और प्रज्ञाशील भंते ने धरना को स्थगित और हटाने का फैसला ले लिया। हम इस फैसले के पक्ष में नहीं है। हमारा केवल ये सरकार से कहना था कि पहला तो सवाल ये था कि जब धरना उठाने की बात हो रही है, धरना स्थगित करने की बात हो रही है, ये धरना एक आदमी का नहीं है। इस धरने में देश का पूरा बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्षु और सभी बौद्ध संगठन जुड़े हुए हैं, उनका सभी का सहयोग हर तरह से धरने को मिला। तो हमें 2-3 दिन पहले ये कॉल देना चाहिए था कि प्रशासन हमारे ऊपर ऐसा दबाव बना रहा है, हमें इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। ये बौद्ध समाज, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध संगठन निर्णय ले, हमें टाइम मांगना चाहिए था। और आज हम प्रशासन से कह रहे हैं हमें बुद्ध पूर्णिमा तक का टाइम मिलना चाहिए, पहले बुद्ध पूर्णिमा तक की हमें मोहलत मिले, क्योंकि पूरा बौद्ध समाज हमारा बोध गया पहुंच रहा है, उनके साथ विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श होने के बाद जो नतीजा निकलेगा, हम प्रशासन और देश के साथ है। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश की लड़ाई अलग है, हमारे देश की जो लड़ाई है वो बॉर्डर की लड़ाई से बड़ी लड़ाई नहीं है। हम बॉर्डर की लड़ाई पे देश के साथ है। प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि हमारी बात को भी सुना जाए, हमारी फीलिंग को भी समझा जाए, हमारी भावनाओं को समझा जाए कि ये आंदोलन हमारी विश्वास का, हमारी आस्था का आंदोलन है। अगर हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे तो हमारी विश्वास का क्या होगा, हमारी आस्था का क्या होगा, और वो जो हजारों लाखों लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे उनकी भावनाओं का क्या होगा। तो प्रशासन से यही कहेंगे, पहला सवाल ये कि इस आंदोलन को स्थगित करने से पहले इसका एक विकल्प निकाला जाता कि आंदोलन को कम करके स्थायी तौर पे कम संख्या में कैसा चलाया जाए। और दूसरा, सरकार से हमारा ये कहना है कि 12 तारीख को लाखों लोग बोध गया पहुंच रहे हैं, हम उनकी व्यवस्था कैसे करें। धरना स्थल पे आप हमें प्रोग्राम करने नहीं दे रहे, फोर्स वहां आप लगा रहे हो, तो ये हजारों लाखों लोग आएंगे, उनके खाने की, उनके रुकने की व्यवस्था कैसी होगी, ये भी सुनिश्चित करेगा प्रशासन। और तीसरा विचार हमारा ये है कि जो रातों रात किया गया, ये देश से पूछा नहीं गया, देश के लोगों से नहीं पूछा गया। और हम बोध गया में थे, बनते कर्णशील राहुल बोध गया में थे, विलास खैरात जी भी इस आंदोलन की लगातार देश भर में घूम घूम कर लोगों को प्रेरित कर रहे थे, इनसे नहीं पूछा गया। और तमाम लोगों से हमारी बात, दिल्ली के लोगों से हुई, महाराष्ट्र के कुछ लोगों से बात हुई, मध्य प्रदेश के लोगों से बात हुई, छत्तीसगढ़ के लोगों से बात हुई। आप सबको भी जो सुनाई दे रहा होगा, उन सबको भी पता होगा क्या स्थगित करने में आप लोगों से पूछा गया। तो जवाब आएगा नहीं पूछा गया। तो ये रातों रात आंदोलन उठाने का और स्थगित करने का फैसला क्यों लिया गया। तो हम इस फैसले के पक्ष में नहीं है। ये बात होती, सामूहिक होती सरकार के साथ बैठ के, तो शायद हम भी और आप भी इस पर सहमति बनाते। तो मीडिया बंधुओं से हम ये कहेंगे, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा, स्थगित नहीं हो रहा, जब तक हम ठोस बात सरकार के साथ ना कर ले। आपको लामा जी ने पूछा नहीं, क्यों पूछा नहीं, क्या कारण है, ठोस कारण क्या है? ठोस कारण यह है कि लामा जी की जो योजना है वो 2 लोगों के बीच की योजना है। वो नहीं चाहते कि तीसरा आदमी हमारी योजना में आए। तो हमने कहा कि ये आपकी योजना हो सकती है 2 लोगों के बीच में, पर हम आपकी योजना में नहीं, हम आंदोलन की योजना में हैं। और आंदोलन जो है वो महाबोधि महाविहार का है। इस आंदोलन का सबका सहभागी है, पूरे देश के साथ हमें, और देश के आंदोलन को हम इस तरह से 2 लोगों के बीच में बिकने नहीं देंगे। आपके पास में जो धम्मदान आया है वो आपके लामा जी तक के पहुंचा ही नहीं है। बहुत सारा लाखों रुपए धम्मदान आया है, ऐसा उनका कहना है।
देखिए लामा जी को पास 2.5 करोड़ रुपए पहुंचा है। तो लामा उसका बताइए थोड़ा कि धम्मदान आपने कहा था। लामा जी के पास 2.5 करोड़ रुपए आया। हमारे पास जो दान आया उस दान की व्यवस्था हमने 12 तारीख के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रखी है। जो लोग 12 तारीख को बोध गया पहुंच रहे, हम उनके लिए खाने के रुकने की व्यवस्था में जुटे पड़े आज भी। और मीडिया बंधु ने देखा कि हमने किस तरह से तैयारी को आरंभ कर दिया था। अपने धरना स्थल पर हमने टेंट पंडाल लगाने की शुरुआत कर दी थी। सामान गिर चुका था कि वो जिम्मेदारी हम ले गए। हमारी कॉल पर देश के बौद्ध समाज आ रहे हैं। बौद्ध समाजों की रुकने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था करनी है। पर हमें क्या पता था कि रातों रात फैसला कुछ और करके आ गए। और उन्होंने फिर प्रशासन से मिलकर हमारे पेंडोल को, हमारे सामान को, हमारे जितना भी टेंट का सामान होता है, खाने का जो सामान होता है, वो वहां से उठवा दिया गया। पर हम ये नहीं करें कि वहां से उठ गया तो व्यवस्था नहीं करेंगे, हम फिर भी व्यवस्था देंगे। हम आने वाले सभी अपने धम्म उपासकों को खाने की व्यवस्था देंगे। इससे बेचिंत रहिए। हम उनकी व्यवस्था के लिए जो धमदान आप लोगों ने हमें दिया, उस धमदान का प्रयोग, उसका उपयोग हम आप लोगों की व्यवस्था में करेंगे। बंदे जी एक सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि बगैर विचार विमर्श किए कमेटी से या जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, भंते विनयाचार्य जी ने 12 लाख लोगों का आह्वान कर दिया, जिसके बाद से गया प्रशासन या बोध गया प्रशासन ने हड़कंप मच दिया कि 12 लाख लोग आ जाएंगे तो कैसे होगी। इसलिए भी जो है आंदोलन को खत्म करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया। तो ये आपके बारे में कहा जा रहा है। मैंने तो लाखों लाख कहा है। लामा जी का वीडियो तो 2-3 बार ऐसा करोड़ों करोड़ों का है। ये किससे विचार विमर्श हुआ? करोड़ों करोड़ों कहां से आएंगे? जब लाख लाख ने ऐसे तो करोड़ों करोड़ों कहां से आएंगे? अगर करोड़ों करोड़ों का आह्वान किया जा सकता तो लाखों लाखों तो छोटा सा है। ये मनोबल का आह्वान होता है। समाज हमारा, जब हम संख्या काउंट करते हैं कि भारत में करोड़ों बुद्धिस्ट है, तो लाखों क्यों नहीं आ सकते? और लाखों का अगर डर प्रशासन को है, सरकार को है, तो फिर हमारी मान क्यों नहीं लेते? अगर उनको ये डर था कि लाखों लोग आ जाएंगे, लाखों लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमारी मांग पूरी कर दे। फिर हड़कंप की बात नहीं, ये ताकत की बात थी। प्रशासन या देश के लोगों को पता चलता कि बौद्ध कमजोर नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है, हजारों के साथ लाखों में भी आ सकते हैं। हमने इस मनोबल के साथ, इस ताकत के साथ ये आह्वान किया। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा, स्थगित नहीं होगा, लेकिन अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, टेंट उखाड़ता है, तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा, क्या प्लान है? देखिए, प्रशासन बिना ठोस बात के किए हमसे बगैर ये टेंट नहीं उखाड़ेगा। जब तक कोई बात ना हो जाए, प्रशासन से बात चल रही है, प्रशासन ने कहा भी हमें कि हम ठोस बात कर रहे हैं, जैसे बात हो जाती तभी इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। और हमने कहा बिना हमारी बातचीत के कोई आगे प्रशासन इस पर कार्रवाई ना करे भी। ये तो पूरा देश आ रहा है, इस पर आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हम भी डीएम से मिलने वाले थे। हैं? हम डीएम से मिलने वाले थे, क्या मिलने वाले हैं? हाँ, उसकी तैयारी अब यहाँ से कॉन्फ्रेंस के बाद हम प्रशासन से मिलने जाएंगे। आधार कार्ड मांगना था आप सभी लोगों के, मतलब उसको इतना भी पता कि धम गुरु खड़े हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार आंदोलन का साथी है वो लोग। उसके बावजूद मुझे लगता है कि सच्चों का रवैया कुछ कह रहा है, इशारा कर रहा है कुछ। इसका जवाब मैं दे दूं? जी बताइए। देखिए, हम धर्म गुरु किसके हैं? बौद्धों के हैं। हम नेतृत्व किसका करते हैं? बौद्ध धर्म का करते हैं। इस आंदोलन ने, भले ही ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन था, लेकिन धर्म गुरुओं की गरिमा को गिराने का काम नहीं किया। जब नेतृत्व करता ही भिक्षुओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो पुलिस प्रशासन क्यों करेगा? एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को लेकर के थाने में बैठ जाना, एक छोटी सी कॉल पर भिक्षुओं को अधिकारियों के सामने बिठा देना, यह गलत था। हमने पहले भी कहा था, किसी भी ज्ञापन को देने के लिए भिक्षुओं को मत लेके जाओ। ज्ञापन देने का काम इस धरने की जो समिति बने, उसमें उपासक लोग हों, उपासिकाएं हो, वो जाए और ज्ञापन देके जाए। पुलिस प्रशासन से डायलॉग करने का काम उपासक करें, भिक्षु दिशा निर्देशन करे, भिक्षु धरने की व्यवस्था को धर्म के अनुसार करे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अब से पहले जो नेतृत्व करता थे, उनको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं थी। तो पुलिस भी जानती है कि यहाँ भिक्षुओं की कोई गरिमा नहीं है, तो उनका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। लेकिन पुलिस ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा करती है, इस पर हमें कोई अफसोस नहीं। क्योंकि जब हम आंदोलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, तब हम अपने साथ होने वाले व्यवहार की फिक्र नहीं करते हैं, हमें फिक्र आंदोलन की है। जी, क्या आपको लगता है प्रशासन और लामा जी का मिली साठगांठ?
देखिए, मैं ये नहीं कहता कि साठगांठ है, लेकिन प्रशासन से गुपचुप बात करना, आंदोलनकर्ताओं को विश्वास में लिए बगैर, मैं अकेला आंदोलनकर्ता नहीं हूं, मैं उस आंदोलन का एक हिस्सा हूं, विनाचार्य जी उसके एक हिस्से हैं, और वहां बैठे हुए सैकड़ों लोग उसके हिस्से हैं। हजारों लोग जो दूर बैठे हैं हमें आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था में जनबल जुटा रहे हैं, हमारे प्रति फिक्रमंद हैं, वो सब इस आंदोलन में शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जब कोई विषम परिस्थिति आती है, सामान्य परिस्थिति में नेतृत्वकर्ता निर्णय लेते हैं, सामान्य परिस्थिति में जो आंदोलन के मुखिया हैं वो फैसला करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति आती है तो उन्हें सबको पूछना पड़ता है। आकाश लामा जी ने, बनते प्रज्ञा सिंह जी ने यहाँ समाज की और आंदोलनकर्ताओं की उपेक्षा की है, और उसका परिणाम है कि प्रशासन हावी हो गया, आंदोलन कमजोर हो गया। सर, 3 दिन पहले आप क्यों अलग हो गए, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग कि मंत्री राहुल जी क्यों चले गए, और कह रहे हैं कि बर्तन तक ले गए, वो प्लेट चम्मच ये सारी चीजें ले गए। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप कोई भी बता दो कि मैं आंदोलन से अलग हुआ, मैं आज भी आंदोलन से अलग नहीं हुआ। मेरी एक अलग परिस्थिति थी, जो धरने को सफल बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों लोगों की व्यवस्था को संभालने के लिए, चूंकि आंदोलन का स्वरूप भिक्षुओं के हाथ में था, भिक्षु नेतृत्वकर्ता कहे जाते रहे हैं, तो मेरा प्रयास था कि भिक्षुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। मैं बार बार भिक्षुओं का आह्वान कर रहा था, उस आह्वान पर सैकड़ों भिक्षु आए, उस आह्वान पर श्रामणेर आए, सामनेरी आए, उस आह्वान पर उपासक उपासिका आए। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार कुछ उपासक उपासिकाओं ने सामने बन करके इस आंदोलन में भाग लिया। अब मेरे सामने 200 से ज्यादा चीवरधारी लोग थे। ये जिम्मेदारी तो धरने की थी, धरने के मैनेजमेंट की थी, लेकिन मैं देख रहा था 5 दिन लगातार प्रयास करने के बाद कि वहां का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं था। वो माइक लेकर के अनाप शनाप बोल रहे थे, नाम लिए बगैर गलत भाषा बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बिना नाम लिए बोल रहे हैं, कल नाम लेके बोलेंगे और लोग मानेंगे कि मैं धरने को खराब कर रहा हूं, विघटन कर रहा हूं। तो इस बात से मैं चिंतित होकर के धरने को कोई आंच ना आए, धरने पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, मैंने बिना किसी को बताए जो 200 सामनेरी भिक्षु थे उनकी मैंने बाहर अलग से व्यवस्था कर दी, ताकि उनका भी मनोबल ना गिरे और धरने का भी कोई मनोबल ना गिरे। सुनिए, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने धरना छोड़ा है, मैं किसी भी योजना में बाधा नहीं बनना चाहता था। मेरी वजह से कोई बाधा ना बढ़े, ये फैसला मेरा उसलिए था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने धरने को छोड़ा है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं धरने से अलग हूं। मैं आज भी धरने के साथ हूं, जब भी मैं धरने के साथ। लेकिन बंदीपाल ने आपके ऊपर ये जीवन घोटाले का भी आरोप लगाया है, इसके बारे में बताइए, क्या जीवन घोटाला क्या है? देखिए, चीवर पहनने वाला क्या चीवर का घोटाला करेगा? ये धरने की मैनेजमेंट का फैसला था कि आने वाले भिक्षुओं को हम चीवर दान करेंगे, सामनेरों को चीवर देंगे। उसके तहत उन्होंने एक व्यवस्था की, चीवर मंगवाए। मेरे पास 180 नए लोग आए, उन्होंने 180 चीवर दिए। उन्होंने पहले वो सारे आज भी चीवर में हैं, जो चीवर दिए थे वो चीवर लोग पहने बैठे हैं। उसमें क्या घोटाला हो गया? दूसरी बात, जो और भिक्षु वहां रह गए जिनको नए चीवर देने थे वो नहीं दिए, उनके हाथ में है। छोटे आरोप छोटी मानसिकता के लोग लगाते हैं। फिर भी अगर लगता है कि वे 180 चीवर मैं लेके गया हूं, 12 तारीख की शाम को हम उनको लौटा देंगे।
तो चीवर तो भिक्षु के लिए होते हैं, चीवर धरने पर शोभा के लिए नहीं होते हैं। भिक्षुओं को दान दिया है, भिक्षु ने पहने हैं, सामनेरों ने पहने हैं, सामनेरियों ने पहने हैं, ये कोई आरोप थोड़ी ना है। और रही बात ये, जब बर्तनों की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी ओछी हरकत है। जब ये धरना शुरू हुआ, मैंने आगरा से बिछाने के लिए कारपेट, हरे रंग की मेज, सफेद चादरें, सफेद पर्दे और 20 कुर्सियां आगरा से खरीद करके भिजवाई थी इस आंदोलन में, क्योंकि बैठने में दिक्कतें आ रही थी। मैं पहले दिन जाके बैठा था जब हम बिछाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन तक पॉलीथीन की पन्नी पर बैठे थे, तो मैंने वहां से जाते ही ये सारी व्यवस्था की। मैं धरने के लिए बहुत व्यवस्था में लगा हुआ था। मैं धरने में देख रहा था 2 महीने से कागज की प्लेट पर खाना खा रहे थे और खाते खाते खाने का स्वाद भी बिगड़ गया था। मैं चाहता था कि भिक्षुओं का सम्मान बढ़े, लोग भिक्षुओं की गरिमा को समझें। इसलिए मैंने खुद जाकर के बाजार से स्टील की प्लेट, स्टील के कप, स्टील की चम्मच, चाय के कप लेकर के आया और न केवल भिक्षुओं को बल्कि सारे उपासकों को 3 दिन तक खाना खिलाया। क्योंकि वो सारे भिक्षु सामने मैं बाहर लेके गया, उनको खाना किस में खिलाता, तो मैंने वो सारी क्रॉकरी का इस्तेमाल को खाना खिलाने में किया। ना तो वो दान दी गई थी, ना धरने की थी, ना धरने की व्यवस्था में किसी ने पैसा दिया। और फिर भी इनको लगता है कि धरने में आवश्यकता है तो बुद्ध पूर्णिमा के बाद हम उनको लौटा भी देंगे। वो व्यवस्था के लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं बहुत ज्ञान नहीं रहता हूँ, और बर्तन लेके कौन कहाँ जाएगा, ये धरने का हिस्सा है। मैंने उन सब की व्यवस्था के लिए खरीदा है। तो ये सब छोटे आरोप हैं। बड़े गुनाह को छुपाने के लिए छोटी छोटी बातें की जाती हैं। पंडित जी, गुटबाजी चल रही है, ऐसे में गुटबाजी में जो हमारा जो प्रश्न है महाबुद्धि महाज्ञान मुक्ति का, क्या ये हल हो जाएगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ हम किसी गुट में नहीं हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ, मैंने आकाश लामा जी का, भंते प्रज्ञा सिंह जी का नेतृत्व स्वीकार किया है। और मैंने कहा भी था, आपके नेतृत्व पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, भंते प्रज्ञा सिंह के नेतृत्व पर कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी भूमिका में हैं, हम इस आंदोलन को कामयाब करना चाहते हैं। हम किसी भी गुटबाजी का शिकार नहीं होंगे और गुटबाजी होने भी नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये रहा, जैसे जैसे मजबूती के साथ हमने काम किया, इन्होंने खुद अपना गुट बना करके हमसे हर बात को छुपाने की कोशिश की जाती है। आप देख रहे होंगे पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने में काम करना था। और आज भी मैं कह रहा हूं, हम किसी पर कोई अविश्वास नहीं करते। मैंने आज तक किसी पर आरोप नहीं लगाया। आरोप अब जो लग रहा है, हम सबके बोध ज्ञान में होने के बावजूद भी एक इतना बड़ा निर्णय लिया गया कि धरने को स्थगित किया जाता है, हमें क्यों नहीं बताया गया? हम पूरी ताकत के साथ यहाँ बैठे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, हमसे क्यों छुपाया गया? बिहार के लोकल लोग जो दिन रात यहाँ सेवा करने आते हैं, दिन रात यहाँ काम करते हैं, उनको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? अगर प्रशासन का कोई बड़ा दबाव था तो आकाश लामा जी को, भंते प्रज्ञा सिंह जी को वहां से बात करने के बाद आकर के धरना स्थल पर अगर पब्लिक में ना सही तो 150 लोगों के बीच में चर्चा करनी चाहिए थी कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, अब फैसला आपको करना, बताओ हम क्या करें। और एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं, जो संघ का फैसला होता है हम उस संघ के फैसले के साथ